हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूपीपीसीएस पीवाईक्यू सीरीज़। तो हम अभी तक क्या कर चुके हैं, 2025 के क्वेश्चन नंबर 125 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम हमारे बचे हुए 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारा आज 2025 का पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा, है ना। हम इसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर चुके हैं और मैं इसको मर्ज भी कर दूंगी, तो आप पूरा का पूरा इसको ओवरगो एक बार कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 126। चलिए, ये क्या बोल रहा है, देखिए। ये ना एक करंट बेस्ड क्वेश्चन था हमारा कि भारत पोल एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, फॉर इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन हैज़ बी डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भारत पोल एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे बनाया गया किसके लिए, इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन के लिए। इसको किसने डेवलप किया है। अभी तक हम क्या देख चुके हैं कि जैसे कोई भी स्कीम थी वहाँ पर मिनिस्ट्री इम्पोर्टेंट थी, है ना। ऊपर प्रीवियस वाली क्लास में हमने देखा था कि 3 क्वेश्चंस में हमारे पास डायरेक्टली मिनिस्ट्री के बारे में पूछा गया था कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, किस मिनिस्ट्री ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है कि भारत पोल जो है वो किस मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है ना, एक तरीके से, या किस एजेंसी ने किया है। तो आप याद रखिएगा, जब भी इंटरनेशनल पुलिसिंग की बात होती है ना, तो हमारे पास सीधा सीधा नाम आता है सीबीआई का। इसमें आपने इंटरपोल वर्ड सुना होगा, है ना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, फ्रांस में, है ना। अब यहाँ पे ये भारत पोल किसने बनाया था, किसने डेवलप किया है, हमारे सीबीआई ने। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, आंसर देख लेते हैं। हमारा क्या है, भारत पोल किसने डेवलप किया है, सीबीआई ने। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और सीबीआई क्या है, इंडिया की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है इंटरपोल के लिए, है ना। चलिए, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 127। अब देखो, फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी बेस्ड है। अगर आपको वो इवेंट याद है ना, क्योंकि और सारे इवेंट वो होते हैं जो मेन इवेंट है ना, कि जिसके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, है ना, कि बहुत ही मेजर इंसिडेंट्स हुए थे, तो उन इवेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं हमेशा। मॉडर्न हिस्ट्री तो आप सोच लो कि क्रोनोलॉजी ही रट के जानी है आपको, तो इन इवेंट्स को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब जो सबसे पहले हुआ है, फिर उसके बाद, ठीक है, इस तरीके से इसको अरेंज करना है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे इस वे में, तो हमारा क्या हुआ था, जो अवध था ना, उसको अनेक्स किया गया था, ठीक है। तो ये हुआ था हमारा 1856 में। उसके बाद हमारा क्या हुआ, इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था 1859 और 1860 में। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ऑफिशियल आंसर की मैं आंसर कुछ और था, बट जो एग्जैक्ट आंसर आया है वो ऑप्शन ए, तो मैंने यहाँ पे ईयर के साथ यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अवध को अनेक्स किया 1856 में, फिर इंडिगो रिवॉल्ट हुआ 1859-60 में, फिर हमारा सेकंड एंग्लो अफगान वॉर देखने को मिला 1878 से 80 में, एंड लास्ट में आता है हमारा इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये आएगा 1883 में। तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो क्रोनोलॉजिकली क्या हो जाएगा, 1342, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। तो ये वही वाले पॉइंट्स बताए हुए हैं यहाँ पर। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 128। ये हमारा क्या है, यूपी स्पेसिफिक है। एज पर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश, मूंज प्रोडक्ट्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, अमेठी, सुल्तानपुर या संत कबीर नगर। अब मैं ना आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। जो हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, ये पहले यूपी ने लॉन्च किया, उसके बाद पूरे नेशनल लेवल पे गया। पहले यूपी ने इस वाली स्कीम को इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद इस वाली स्कीम को इंडिया लेवल पे लेकर आया गया, ठीक है। तो मीन्स ये कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाई थी, है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा था, जिसकी वजह से इसको नेशनल लेवल पर लेके जाया गया। अब सोचो, अगर इतनी इंपॉर्टेंट कोई स्कीम है तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा आइडिया लेके रखना है कि अच्छा आपने यूपी में कौन से प्रोडक्ट्स हैं। एक तो पहली चीज़ जो न्यूज़ में रहे होंगे, नेशनल और यूपी दोनों के ही केस में, तो उसको एक बार नज़र मार लेनी है, अच्छा ये प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है। तो ये जो हमारा जो मूंज है ना, ये अमेठी और सुल्तानपुर से रिलेटेड है, जबकि संत कबीर नगर में जो ट्रेडिशनल आइटम्स होते हैं उससे होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो अमेठी और सुल्तानपुर को जाना जाता है मूंज बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए, जबकि संत कबीर नगर में क्या है, अदर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है, मूंज प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। तो बस ये आपको एक बार ऊपर से नज़र मार लेनी है। मीन्स जब आपने करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो भी न्यूज़ में चल रहा है, तो आपको उसको कंफर्म है कि देखना ही देखना है, अपने नोट्स में उसको हाईलाइट करना है,
या नहीं लिखा है तो इंक्लूड कर लीजिए ऐसे पॉइंट्स को, ठीक है। यही एनालिसिस है कि हमें किस पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करके पढ़ना है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 पे। देखो ये भी स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है बट नॉट इंक्लूडेड, है ना। कि अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से जो नीचे दिए गए हैं ये तीनों में से कौन सा प्रोग्राम या स्कीम इंक्लूडेड नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसके ऑब्जेक्टिव से। तो एजुकेशन वाली पॉलिसी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये तो नहीं है ना हमारा भारत निर्माण प्रोग्राम, तो ये तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ये हम PYQ में ही पढ़ते हैं। ओके, तो ये वाला तो हम एलिमिनेट कर देंगे। तो थर्ड वाला गया, तो यस उल्लास एंड दीक्षा क्या है हमारी, दोनों ही NEP से रिलेटेड है, मतलब उसके ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड होती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम चल रही थी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हमारे PYQ से एलिमिनेट हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना है, और फिर जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ होंगी वो यहाँ पे क्या होंगी, इंक्लूड होंगी ही होंगी। आप ऐसे भी आंसर तक आ सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की। अब देखो आयरन डोम मिसाइल तब न्यूज़ में थी, ठीक है, तो और ये अभी भी न्यूज़ में है। अभी जैसे इजराइल ईरान वॉर चल रहा है, ठीक है, US का रोल आता रहता है, तो वहाँ पे ये मिसाइल्स क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बोल रहा है, आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यस इसका आंसर क्या है, इजराइल। और यहाँ पे याद रखिएगा आयरन डोम मिसाइल इजराइल, एंड एक है हमारी गोल्ड, है ना, गोल्ड डोम मिसाइल हमारी किससे रिलेटेड है, USA से। तो ये वाला पॉइंट इंक्लूड रखना है, याद रखना है। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो आयरन डोम रिलेट्स विद द इजराइल एंड गोल्ड वाली आप याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। यहाँ पे बस याद रखिएगा कि जो पैट्रियट है वो भी किससे रिलेटेड है, US से है। क्वेश्चन नंबर 131 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ये साइंस का क्वेश्चन है ना, कि जो वॉइस होती है मैन एंड वीमेन की वो अलग अलग होती है, ये पिच एंड फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होता है। ये रीज़न बोल रहा है कि जो लेंथ एंड थिकनेस होती है वोकल कॉर्ड्स की वो अलग होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो यस हाँ, लग तो रहा है कि रीज़न की हाँ कि आवाज़ अलग है, तो ऐसा हो सकता है कि वोकल कॉर्ड्स की जो लेंथ और थिकनेस है वो डिफर करेगी। तो यस दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और रीज़न इसको क्या कर रहा है, असर्शन को कम्प्लीटली और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। अब हम हमारे बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो मेल एंड फीमेल की वॉइस होती है वो डिफ़र करती है पिच एंड टोन में। मेल के क्या होते हैं, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो वोकल फोल्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्गर एंड थिकर होते हैं। कल जब हम PYQs कर रहे थे तो मैंने एक रिलेशन बताया था, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ, है ना। जब हम सारी की सारी वेव लेंथ जो वेव्स थी उसको अरेंज कर रहे थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, गामा रेज, एक्स रेज, UV रेज, इंफ्रारेड, है ना। तो वो वाला मैंने ट्रिक भी बताया था कैसे याद रखना है, गब का UVM रहा लॉन्ग, वैसे करके। तो अब देखो अगर ये लॉन्गर है तो वेव लेंथ ज़्यादा है, तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो याद रखना कि जो मैन होते हैं उनकी क्या होती है, लॉन्गर एंड थिकर वोकल फोल्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से वो वाइब्रेट कर जाते हैं लोअर फ्रिक्वेंसी पर और प्रोड्यूस करेंगे डीपर वॉइस को। इसलिए रीज़न क्या है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ठीक है। तो एडिशनल फैक्ट याद रखना है, शॉर्टर एंड थिनर वोकल फोल्ड्स होंगे तो हाइयर पिच आती है, और लॉन्गर और थिकर वोकल फोल्ड्स होंगे तो लोअर पिच होती है। ओके, तो ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन है बायो से रिलेटेड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 132। विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इकोनॉमी का क्वेश्चन है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात हो रही है। तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी न्यूज़ में चलता रहता है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द UNDP मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश्ड इट्स फर्स्ट SDP रिपोर्ट इन 1990 विच हैड अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लग तो सही रहा है, डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें तो UNDP ही नॉर्मली साथ में काम करती है। द फर्स्ट टीम जिन्होंने इस इंडेक्स को डेवलप किया था उनको कौन लीड कर रहे थे, महबूब उल हक एंड S प्रिजनर। तो यस दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब ये आपको पॉइंट याद रखना है कि SDI मेज़र क्या करता है। तो ये 3 डायमेंशंस को कवर करता है, क्योंकि अभी तो हमसे पूछ लेगी किसने लेट किया, पहली बार किसने दिया है ना, या UNDP से रिलेटेड है। बट नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो SDI है उसके अंडर कौन कौन से डायमेंशन है, क्योंकि PYQs में भी आपको और करोगे ना प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो याद रखना किस पे, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर। ओके, तो हेल्थ में आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ के टाइम पे कितनी है,
ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आपने कितनी की है एजुकेशन पार्ट के अंदर, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डील्स विद द ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो याद रखना है GDP नहीं है, ठीक है, क्या है GNI है ना, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, ये बोल रहा है इसमें से कौन सा पेयर्स करेक्टली मैच्ड नहीं है। इस वर्ड को हमेशा हाईलाइट या सर्कल आपको जो भी इजी लगता है वो करिएगा, बट क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ऐसे वर्ड्स को मतलब ऐसे कर लीजिए कि हाँ आप जब आप आंसर मार्क करो तो आपको क्लियरली दिख जाए कि करेक्ट और इनकरेक्ट के चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है और ह्यूमन राइट्स डे कब होता है। तो यस, ये जो हमारा नेशनल वोटर्स डे है ये तो 25 जनवरी को होता है, बट ये सेकंड एंड थर्ड क्या है, गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन डे आपको पता होना चाहिए, आज ही हमने हमारी पॉलिटी का सेकंड लेक्चर लिया है ना, तो वहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अडॉप्ट और इनेक्ट किया गया, ठीक है, उसके बारे में आज पढ़ा है, तो ये तो आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड ह्यूमन राइट्स डे हमारा 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ना कि 29 जनवरी को। तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा सी, ठीक है। तो नेशनल वोटर्स डे ऐसे याद रखिएगा, रिपब्लिक डे से एक दिन पहले मनाते हैं, ठीक है, तो 25 जनवरी को होता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को होता है, एंड ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 पर। देखो फिर से वही स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, एंड आई एम बेटिंग कि अगर आपने लास्ट 10 ईयर्स के PYQs कर लिए होंगे ना, ये क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा, क्योंकि ये जो स्कीम्स है ना बहुत बार पूछी गई हैं, तो ये आपको वैसे भी याद हो जाती हैं, ठीक है। तो हम सीधे देख लेते हैं इसके उसको कि सबसे पहले हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया था 1952 में। ऐसे याद रखो, सबसे पहले क्या करेंगे, कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हैं, है ना, कि सब लोग साथ में मिलकर काम करें। पहले ज़्यादा होता था ना, फैमिली, कम्युनिटी, हमारा विलेज है, हमारा एरिया है ना, तो सबसे पहले याद रखना लोग कम्युनिटी पे फोकस कर रहे थे। फिर क्या हुआ, कोई दिक्कत आ गई, लाइक ड्रॉट आ गया, है ना, तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम लेके आए। फिर सब लोग अपना ट्राई करने लगे, ऐसे याद रख लीजिएगा इसको ना, कि सब लोग क्या कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, है ना। फिर क्या हुआ कि अब सबने अपना ट्राई किया तो सबके लिए अब खाने की बात हो गई, तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ऐसे याद रखना है। सबसे पहले कम्युनिटी डेवलप कर रही थी, फिर कोई दिक्कत आ गई, मीन्स ड्रॉट आ गई, फिर सब लोग ट्राई करने लगे, किसके लिए, खाने के लिए, तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आया सॉरी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 135, ये हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइंड फ्रॉम द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल सैडन्ड बाय द जलियांवाला बाग मैसेकर। ओके, इट मीन्स कि जो हमारी वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, उस टाइम पे ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने रिज़ाइन कर दिया था। जब क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था ना, उस टाइम पे दुखी होकर उन्होंने क्या कर दिया था, रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं, मतलब जो जलियांवाला बाग मैसेकर है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड है। आई थिंक ये सबको ही पता होगा, हम में से कोई भी एक ऐसा नहीं होगा जिसको उसके बारे में आइडिया नहीं होगा। तो कहाँ हुआ था, किस प्लेस पर हुआ था, कौन जनरल डायर थे, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आपको पता होना चाहिए। तो अब इसमें बताते हैं कौन थे, तो ये याद रखिएगा हमारे कौन, चेटू शंकरन नायर थे, ओके। बाकी इन ये 3 नहीं थे, हमारे कौन थे, ओनली 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पे देख लेते हैं, ठीक है। तो जलियांवाला बाग मैसेकर कहाँ हुआ था, अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। जो जनरल डायर थे उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जो अनार्म्ड गैदरिंग है उस पर क्या कर दो, फायर कर दो। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, अपना जो नाइटहुड था उसको क्या कर दिया था, रिनाउंस कर दिया था, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं पॉइंट्स। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पंबन ब्रिज उस टाइम पे न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा, तो उसी के लिए पूछा गया है कि ये जो पंबन ब्रिज न्यूज़ में था, ठीक है, मतलब न्यू पंबन ब्रिज, उसके रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट्स बताने की सही है, मतलब कौन सा सही है। क्या रेल विकास निगम लिमिटेड ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, जो कि एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। देख रहे हो, एक स्टेटमेंट में ही 3 क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट किया है इन्होंने, और ये जो कंपनी है ये कैसी है, और किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो यस, ये तो एक्चुअली सही है ना। और ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, यस, इसीलिए ये क्वेश्चन बना था। तो अगर कोई भी चीज़ है ना इतना न्यूज़ में है,
तो आपको देखना है कि मिनिस्ट्री तो आपको पता होनी चाहिए ना कि कौन सी मिनिस्ट्री है ये, या डिपार्टमेंट है तो वो कौन सा डिपार्टमेंट है, अगर न्यूज़ में चल रहा है तो। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि यस, दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं हमारे, करेक्ट हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 137। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है इकोनॉमी का। अब ये जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है। ठीक है, आपने एमआरपी वर्ड का नाम सुना होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम है ना, मतलब रिटेलिंग मैक्सिमम ये है प्राइस, इससे ऊपर नहीं होगी, इससे कम हो सकती है, इसके ऊपर नहीं होगी। तो जो कंज्यूमर्स हैं क्या बार्गेनिंग कर सकते हैं बिलो एमआरपी? तो यस, क्योंकि वो तो मैक्सिमम प्राइस है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे ऊपर नहीं जाएगा, बट उससे कम के लिए तो कंज्यूमर बार्गेन करेगा। अब रीज़न क्या बोल रहा है कि एमआरपी इज़ अ प्राइस अ सेलर मस्ट चार्ज फ्रॉम द बायर। मस्ट चार्ज, कि जो बेचने वाला है वो एमआरपी तो चार्ज करेगा ही करेगा। नहीं भाई, अभी तो बोल रहे हैं कि बार्गेन कर सकता है कंज्यूमर, तो ये मस्ट चार्ज का तो ऑप्शन रहा ही नहीं, तो ये असर्शन करेक्ट है, तो रीज़न हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 138 पर। ये पूछ रहे हैं कि कोस्टल सीज कौन से हैं इनमें से। अब कोस्टल सीज क्या है, देखो नाम से थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। कोस्टल सीज है ना, मतलब वो कोस्ट एरिया टाइप का कुछ होगा। मीन्स क्या होता है, जैसे ये हमारी लैंड है ना, फिर ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, तो ये इस वाले रीजन में मिल जाते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं, उतने ज़्यादा गहरे नहीं होते इन कंपेरिजन टू ओशियन। तो आपको याद रखना है कौन कौन से होंगे, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। अटलांटिक सी एंड इंडियन ओशियन तो प्रॉपर ओशियन है, एंड ये जो रेड सी और मेडिटेरियन सी है ये हमारे क्या है, कोस्टल ओशियन का पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, हमारे कोस्टल सीज हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब एक चीज़ मैं बोलूँगी, ठीक है, कि यहाँ पे आपको रेड सी और मेडिटेरियन सी, इनकी लोकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब हम आईआर के सेशन लेके आएंगे तब मैं उसको कंप्लीट करवाऊँगी ही करवाऊँगी, बट अभी अगर आप पढ़ रहे हो तो अभी ये आज आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी दोनों ही न्यूज़ में है एंड इम्पोर्टेंट भी है ना। तो आपको क्या करना है, इनकी लोकेशन इन द सेंस कि कहाँ लोकेट करते हैं ये। ठीक है, उसके अलावा लोकेशन तो मैंने अभी दे रखी है, एक्सप्लेनेशन में भी मैं आपको दिखा दूंगी। ये बताना है कि कौन कौन से कंट्रीज़ के बॉर्डर टच होते हैं रेड सी से और मेडिटेरेनियन सी से। ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए ही चाहिए। ओके, चलिए, रेड सी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे लाई करता है, बिटवीन अरेबियन पेनिनसुला एंड अफ्रीका। एंड मेडिटेरेनियन सी कहाँ लाई करता है, बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। ओके, तो ये वाले फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 पर। एक सेकेंड, लेट मी रफ दिस। सो ना ये लाइफ जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था उससे रिलेटेड है ना। तो ये क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, लाइफ। इसके लिए दो स्टेटमेंट्स दिए हुए, पूछा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये 2022 में आया, लॉन्च हुआ था जून में, तो यस, ये वाला पॉइंट सही है, क्योंकि ये वाले जो एनवायरनमेंट रिलेटेड स्कीम्स है ना कुछ, वो हर बार न्यूज़ में चलती रहती हैं और ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। मतलब जब आप एनवायरनमेंट पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ों को हम सीरीज़ में कंटिन्यू कर लेंगे। और इसको प्रपोज किया गया था COP25 में। नहीं, कभी ऐसे अगर फैक्चुअल चीज़ दे रहा है ना तो हमेशा इसको डबल टाइम्स पढ़ लो। ये याद रखना, COP25 में नहीं था, COP26 में इसको प्रपोज किया गया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, सिर्फ स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, इट मीन्स आंसर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो लाइफ मिशन हमारा 2022 में आया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर। ये गलत है क्योंकि COP26 मीन्स ग्लासगो में इसको प्रपोज किया गया था, ना कि मैड्रिड में COP25 के टाइम पे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 विद ये भी इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन है, इकोनॉमी प्लस आईआर, है ना। कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बात करेंगे तो क्या स्टेटमेंट सही है, कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों को एक साथ सेटअप किया गया था और इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोला जाता है। तो यस, ये ब्रेटन वुड्स ट्विंस का आपने नाम सुना होगा, है ना, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक की ओरिजिन की भी। तो याद रखना, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों को एक साथ सेटअप किया गया था और पॉपुलरली इनको क्या बोला जाता है, ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ये स्टेटमेंट सही है। अब बोल रहे हैं कि इनके हेडक्वार्टर्स क्या हैं। अब देखो, एक ये वाला स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं क्या बोलूँगी, अपन को क्या एनालिसिस मिल गई, जो भी आईआर में हमारे पास इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, है ना, कि अब जैसे वर्ल्ड बैंक तो अभी हमने देख लिया, आईएमएफ आ गया है, ठीक है, और भी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका
जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है वो हमें पता होना चाहिए। तो आपके जो नोट्स हैं अब इसमें ये क्या हो जाना चाहिए, अपडेशन हो जाना चाहिए। अब चलिए ये स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। जो हेड क्वार्टर्स है IMF एंड वर्ल्ड बैंक का वो वॉशिंगटन DC और न्यूयॉर्क रिस्पेक्टिवली, मीन्स IMF वॉशिंगटन DC में है हेड क्वार्टर और वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, दोनों का ही कहाँ पे, वॉशिंगटन DC में है, ठीक है, ऐसा अलग अलग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। सीधे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया ये। आर्टिकल 109 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 108। ओके, सो अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला है? अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट मे बी कॉल्ड टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। नहीं, जॉइंट सिटिंग कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं होती है। जॉइंट सिटिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जो आपको पता होना चाहिए। जो सेटिंग पढ़ेंगे इसको आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो जॉइंट सिटिंग हमारी आर्टिकल 108 में होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए नहीं होती है। जो नॉर्मल बिल्स होते हैं ना हमारे, उनके लिए होती है, ये आपको याद रखना है। और जॉइंट सिटिंग जब होती है ना तो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो जो लोकसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं ना वो होते हैं, ना कि राज्यसभा के। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, नाइदर 1 नॉर 2। दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? गलत है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 142। देखो कल ही हमने बात की थी ना इसके बारे में कि SDG और एरिया ऑफ गोल से रिलेटेड सीधे ये लोग क्या दे देते हैं, मैच द फॉलोइंग में दे देंगे। तो देखो आपको क्वेश्चन भी दिख गया कि गोल 1 किससे रिलेटेड है, 3, 4, 6, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो हमारे SDGs हैं, 17 SDGs हैं, आपको सब मतलब सब पे नज़र मारनी है। एंड मैं तो बोलूँगी स्टोरी फॉर्म में भी लोग याद कर लेते हैं, तो आपको दिन में डेली 1-2 बार भी देखोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला होता है नो हंगर, है ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। सॉरी, एंड पोवर्टी, है ना, कि पोवर्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला तो हम इसे रिलेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हमारा फिर क्या आता है, सेकंड में नो हंगर आता है, ठीक है। थर्ड में हमारा क्या आता है, गुड हेल्थ आता है, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा कि क्वालिटी एजुकेशन हो जाए। 5 में इनइक्वालिटी से को ख़त्म करना है। गोल 6 हमारा क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, है ना। मैं इसको जूम कर देती हूँ, वेट 1 सेकेंड। तो आपको इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है। चलिए अभी हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा याद हो जाए। सबसे पहले देखो याद रखना कि गरीबी नहीं होनी चाहिए ना, मतलब पॉवर्टी नहीं रहेगी तो आप ध्यान दे पाओगे खाने पीने पे। खाने पे ध्यान दोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। हेल्थ अच्छी है तो आपका फोकस किस पे लगेगा, पढ़ाई में लगेगा। जब आप पढ़ लिख लोगे तो आप लड़के और लड़कियों में डिफरेंस नहीं करोगे, जेंडर इक्वेलिटी आ जाएगी। याद रहेगा, सबसे पहले पॉवर्टी नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब पॉवर्टी नहीं रहेगी तो आप मतलब भूखे नहीं रहोगे, है ना, ज़ीरो हंगर हो जाएगा। जब हंगर नहीं रहेगी तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका पढ़ाई में ध्यान लगेगा। पढ़ाई में ध्यान लगेगा मतलब आप पढ़ लिख जाओगे तो जेंडर में डिफरेंस नहीं करोगे, जेंडर इक्वेलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब जेंडर इक्वेलिटी तक आ गया, फिर 6 पे बात करते हैं। अब क्या करोगे, आपने अच्छा काम किया है ना, अच्छा काम करके आप क्या करोगे, पानी पियोगे तसल्ली से, है ना। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में बात होगी। अब जब पानी की बात हो गई तो आप सोचोगे अब पानी की बात हो गई, अब एनर्जी की बात करते हैं। तो कैसी एनर्जी होनी चाहिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। फिर एनर्जी आ गई तो चलो अब काम करते हैं, तो डिसेंट वर्क होना चाहिए। वर्क कहाँ पे करोगे, इंडस्ट्रीज़ में करोगे। तो 9th वाला हमारा क्या है, इंडस्ट्रीज़ में। जब आप काम कर रहे हो अच्छे से तो जो हमारी इनइक्वेलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। 5th वाला क्या बोलता है, जेंडर इक्वेलिटी होगी। 10th क्या बोल रहा है, इनइक्वेलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी इनइक्वेलिटीज़। तो ये जेंडर स्पेसिफिक है। एंड 10th वाला हमारा क्या है कि इनइक्वेलिटीज़ ख़त्म करनी है। तो ये जैसे मेल फीमेल भी हो सकता है, क्लासेस भी हो सकता है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ये टर्म्स में है हमारा, है ना। फिर जब इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो गई, इसका मतलब सब क्या है, बराबर हो गए, ठीक है। तो मतलब 1 और 1 जो हमारी सड़कें हैं वो सस्टेनेबल हो गई, तो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ हो गई। 12 में क्या हो गया, अब जब सड़क पे हम आ गए हैं, है ना, तो फिर क्या होगा, सबका क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन होना चाहिए। फिर हम आएंगे क्लाइमेट एक्शन पे। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन हो गया, क्लाइमेट पे बहुत फोकस हो रहा है, तो 13 क्या है, क्लाइमेट एक्शन।
क्लाइमेट में हम सबसे पहले देखेंगे पानी, तो लाइफ बिलो वाटर। पानी के बाद हम आएंगे हमारे लैंड पे, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कि हम पानी में भी हुआ है, लैंड पे भी, पर चाहिए हमको क्या, पीस एंड जस्टिस, ठीक है, चाहे आप कहीं पे भी रह लो। एंड सब किसी भी चीज़ को काम करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, पार्टनरशिप। जब आप सब इकट्ठे होगे तो अच्छे से काम कर लोगे। तो इस तरीके से थोड़ा 2-3 बार सुन लीजिएगा इसको, है ना, और अपने हाथ से लिख के देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं आगे। तो ये वाला पॉइंट ऑलरेडी कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 17 SDGs हैं। 2015 में इसको UN ने क्या किया था, अडॉप्ट किया था अंडर द 2030 एजेंडा। अब क्वेश्चन नंबर 143 विद रेफरेंस टू ऑपरेशन ओलिविया। जैसे ठंड आती है ना, ऑपरेशन ओलिविया आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता रहेगा, ठीक है, अरिवडा, ये सारे वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो ऑलिव रिडली टर्टल से रिलेट करता है। तो ये इनिशिएटिव है इंडियन कोस्ट गार्ड का कि ऑलिव रिडली टर्टल्स को प्रोटेक्ट करना है, कहाँ पे, अलोंग द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो यस, ये स्टेटमेंट तो सही है। अभी जैसे ठंड आएगी ना, आप खुद देखोगे न्यूज़पेपर्स में यही न्यूज़ ऑलमोस्ट डेली आएगी। ऑपरेशन ओलिविया कैरिड आउट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। नहीं बाबा, अभी तो बोला ठंडों के टाइम पे, तो अगस्त में कहाँ से आ गया, इस टाइम तो कोई न्यूज़ ही नहीं है। तो नहीं, ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है, फर्स्ट वाला हमारा क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी, ओनली 1। अब देखो एक और चीज़, मैं यहाँ पे एक सेकंड पॉज ले रही हूँ। हमेशा जब भी आंसर लो ना, तो एक वो अपना स्टैटिक माइंडसेट मत लेना कि ऑप्शन ए में क्या होगा, 1 ओनली, है ना, ऑप्शन बी में होगा 2 ओनली, ठीक है। फिर हमारा जो सी है वहाँ पे बोथ 1 एंड 2 के बारे में बात कर रहे होंगे, है ना। एंड डी होगा नाइदर 1, है ना, नॉर 2। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर ना और ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है, वो उनको पता है कि हमारे दिमाग में यही भरा हुआ है, तो हम यही करते हैं। नहीं, अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा पैटर्न ही अलग है, ओनली 2 पर दे दिया है, एंड ये एक्सचेंज करते रहते हैं। तो जब भी आंसर मार्क करो, ढंग से कूल दिमाग से अपना ये मार्क करना, ठीक है। चलिए, स्ट्रेटजी कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है वो तो भी हम बाद में देखेंगे, इसलिए मैं भी यहाँ पे आपका टाइम नहीं ले रही हूँ, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व्स और स्टेट को हमें देखना है। ईजी है ये तीनों की तीनों, है ना। नोकरे क्या याद रखिएगा, मेघालय में, नॉट इन मणिपुर। मानस तो असम में, अगस्त्य मलाई इज इन केरला। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। ये भी हमारे PYQs में काफ़ी रहते हैं। अदरवाइज बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको याद होने ही चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं बोलूँगी कि याद करिए, एंड ईजी हैं, आपको याद हो भी जाएंगे क्योंकि बहुत सारे हमें ऑलरेडी पता होते हैं ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एंड PYQ आया है तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं इसको, यही तो हमारी एनालिसिस है कि हम क्या सीख रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 145 विद रेफरेंस टू ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है। अब मतलब GEF से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि क्या सही है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यस, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1991, सही है। फिर पूछ रहे हैं ओनली डेवलप्ड कंट्रीज आर डोनर्स टू इट। यार लेने वाला कभी ये थोड़ी ना कहेगा कि सिर्फ तुम ही दो, नहीं, वो तो कहेगा जिसको देना है वो दे दो ना। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, बट ये क्या है हमारा, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ओनली 1। चलिए आगे देखते हैं। बस ये याद रखिएगा, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है ये हमारे बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, है ना, मतलब एनवायरनमेंट वाले पार्ट से ही क्या करती है, डील करती है। ओके, फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 146 पे। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है पॉलिटी का। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फंक्शन के लिए मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में। यस, बिल्कुल सही है। जो कोर ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वो एस्टेब्लिश करना है इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। यस, दोनों ही सही है और रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, और एक हमारे DPSPs हैं। यही तो लाए गए थे DPSP, इसीलिए तो लेकर आए थे, है ना। फंडामेंटल राइट्स तो हमें पॉलिटिकल इक्वेलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल राइट्स दे रहे हैं, बट जो DPSPs हैं ये हमारे लिए किस चीज़ से डील कर रहे हैं, इकोनॉमिक एंड हमारे सोशल वाले पार्ट्स से, ठीक है। तो यस, सही है, ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये तो आप जब बेसिक पढ़ते हो ना, चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे या NCERT पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ये वर्ड्स क्लियरली मेंशन है। तो अब बस ये याद रखिएगा, DPSPs कहाँ पर है, पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 to 51 आर्टिकल्स में है ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, बट मतलब जब भी कोई भी लॉ आता है ना, या सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट दे रहा है
तो इसको कंसिडर जरूर करता है, इसको मतलब DPSP को हमारे को, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। ये पूछ रहा है किसने कॉन्सेप्ट दिया था एंटाइटलमेंट्स का फूड सिक्योरिटी में। आपने देखा फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हमने पहले भी क्वेश्चन देखा था कल, है ना, मतलब इसी पेपर में 2025 के पेपर में फिर से ये दूसरा क्वेश्चन है। और फूड से ही रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड स्कीम्स भी थी हमारे पास, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो फूड सिक्योरिटी आपको ढंग से पढ़ भी लेना है ना। तो ये पूछें कि किसने दिया था, तो ये अमर्त्य सेन ने दिया था ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी ओनली 4, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है, ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा कि एंटाइटलमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो खाना तो है बट वो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। मान लो इस जगह पर है, कुछ लोग तो आ पा रहे हैं, कुछ लोग आ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। मान लो कुछ फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, है ना, वो यहाँ पे जा ही नहीं पा रहे हैं, है ना। अब स्पेशली एबल्ड भी बोलेंगे, है ना, आप मतलब मेरे वर्ड को मत पकड़ के बैठ जाए कि डिसेबल्ड पर्सनस बोला मीन्स स्पेशली एबल्ड पर्सनस, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि ये लोग मान लो चल के नहीं जा पा रहे हैं, अब इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी स्टेयर्स हैं ना, वहाँ पे चढ़ के जाना है, ये नहीं जा पा रहे हैं मान लो, तो फिर क्या होगी, दिक्कत होगी ना कि फूड तो है बट एक्सेस नहीं है सबके पास। तो उन्होंने क्या बोला, एंटाइटलमेंट्स, एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ओके। तो ये आपको ये याद रखना है, ये क्या हमारा एंटाइटलमेंट अप्रोच है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पे। ये हमारा ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड है, मीन्स करंट अफेयर से है। तो मीन्स अवार्ड जो भी आता है तो किसको दिया गया है ये याद रखना है, और पहली बार किसको दिया गया था, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ बोलूँगी, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत न्यूज़ में है, कॉमनवेल्थ गेम्स आपको रट लेने हैं, ठीक है। चलिए अभी हम ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बात करते हैं। तो जो 58th अवार्ड था वो किसको दिया, ठीक है, वो तो करंट अफेयर का बेस्ड क्वेश्चन है, हमें मतलब नहीं है। पर हम क्या देखेंगे, क्या 2026 में ये अवार्ड दे दिया गया है, दे दिया गया है तो किसको दिया है ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी तक नहीं दिया गया है तो हमें एग्जाम तक इस वाले पॉइंट को मार्क करके रखना है कि अच्छा ये जब भी आएगा तो हम इसको अपडेट कर लेंगे। वैसे ये वाला जो अवार्ड है ये दे दिया गया है। पहला अवार्ड कब दिया गया था, 1965 में। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए तो हम देख लेते हैं हमारे अभी वाले के लिए कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है। कौन देता है इसको, भारतीय ज्ञानपीठ देती है, ठीक है। जो 60th वाला है अभी 2026 में जो दिया गया है वो हमारे एक तमिल पोएट को दिया गया जिनका नाम क्या है, आर वैरा मुथु, है ना। मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो बट आप देख लीजिएगा, आर वैरा मुथु, इनको इस बार के ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर 2025 PYQ, है ना। अब ये क्या बोला है, क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। देखो फिर मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो ये मराठा जो किंगडम रहा उसमें जो जिन्हें रूल किया है उनके बेसिस पे इनको अरेंज करना था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो इधर करेक्ट ऑर्डर क्या है इनके पेशवास का, बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव, और फिर लास्ट में कौन आएंगे, माधवराव वन, जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप जब भी पढ़ें क्रोनोलॉजी जरूर पढ़नी है, बिना क्रोनोलॉजी के तो गड़बड़ हो ही जाएगा पूरा मामला। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, 2025 के पेपर में। ये रेलवे जोन दे रखे हैं, हेडक्वार्टर्स दे रखे हैं, अब बताना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली में, हाँ सही है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में है, यस, है ना, ये हमारे यूपी में आ जाता है नॉर्थ ईस्ट वाला। साउथ ईस्टर्न रेलवे कटक, नहीं नहीं, ये हमारा कोलकाता में है, कटक में नहीं है, ठीक है। तो हमारा गलत क्या हो जाएगा, ये थर्ड, और करेक्ट पूछा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। सो हमारा आंसर क्या होगा, A 1 और 2। इट मीन्स कि जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं रेलवे के, है ना, या कोई और इम्पोर्टेंट बॉडी के, तो आपको वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि आपने 2025 का पेपर अच्छे से एनालाइज कर लिया होगा मेरे साथ में। आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिले होंगे कि हमें फोकस कहाँ करना है। एनालिसिस का मतलब वही है, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। तो अगर मैं अभी रफली भी बोलूँ तो हमने क्या देखा कि सबसे मेजर चीज़ कि भाई क्रोनोलॉजी, ठीक है, हिस्ट्री का मतलब तो क्रोनोलॉजी ही है एक तरीके से, ठीक है। ज्योग्राफी में बेसिक चीज़ें हैं और वो पेयर बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे मान लो रिवर है
तो किस स्टेट से जा रही है, इस तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है किस स्टेट में लाई करता है, तो मीन्स हमें इस बेसिस पे पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं तो हमें देखना है कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। प्रेसिडेंट की का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन था हमारे पास। पीएम का याद कर लीजिएगा, स्पीकर पर रिलेटेड ही क्वेश्चन हम भी देखा था हमने 2025 में ही, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि आपको क्रोनोलॉजिकली बेस्ड पता होनी चाहिए। इसमें आप और इंक्लूड कर लीजिए, फाइनेंस कमीशन को लिख लीजिए, इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन को लिख लीजिए। ठीक है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो जो रहे हैं इनको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ज्योग्राफी में पेयर बेस्ड आ जाते हैं, एंड आपको पॉलिटी में हमारे ये वाले पार्ट को इंक्लूड करना ही करना है। आप कोई भी स्कीम पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स वाली चीज़ है, तो देखिए कि अवार्ड किसको दे दिया है ना। स्कीम है तो कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। और ये वाले पॉइंट्स हो गए। साइंस का हमने देखा बेसिक पार्ट क्या है। असर्शन रीज़न पे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो देखिए असर्शन कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो रहे हैं कि असर्शन क्या बोल रहा है, रीज़न क्या बोल रहा है, और उनको आपस में कनेक्ट कर दो। ये एक हमारा फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपको देखना है। फिर मैंने बोला कि जो हमारे सीज़ हैं, ठीक है, उनकी लोकेशन देखनी है कि वो किससे बॉर्डर टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। ये वाला पॉइंट हो गया। इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं, ठीक है, हमारी बॉडीज़ है ना, जैसे आईएमएफ हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स देख लीजिए, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है अभी, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। एंड ये पेपर आपने पूरा कर लिया होगा, है ना। आई एम होपिंग कि सारे आपने लेक्चर्स देख लिए होंगे इस वाली सीरीज़ के, और इसको क्या कीजिएगा, एक बार ढंग से फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा। एंड अपनी हार्ड कॉपी, ठीक है, मीन्स आपने PYQs की जो भी बुक ले ली होगी, अब उसको निकाल के एक बार सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 150 तक, कल संडे है, सारे के सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। जो आ रहे हैं इजीली वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आ रहे हैं उसको हाईलाइट कर लीजिए कि आपको अच्छे से उसको याद रखना है। ठीक है, तो आई एम विशिंग कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओ, ये सारे आपको समझ में आ गए हों, एंड इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी मैं PDF टेलीग्राम पर अभी की अभी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके सारे के सारे जितने भी हमारे नोट्स हैं, जितनी भी क्लासेस हो गई हैं, उनकी PDFs आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना। और कल से हम स्टार्ट कर देंगे, कल मतलब मंडे से 2024 के पेपर को, ठीक है, हमारे UPPCS का। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।